हेलो दोस्तों, एसके सक्सेस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र सेमेस्टर 5 के आर्थिक विकास मॉडल में से लेविस का विकास मॉडल देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या बोला है। तो लेविस के विकास मॉडल की व्याख्या कर, जो लेविस जो अर्थशास्त्री थे उनके विकास मॉडल की व्याख्या करने बोला दोस्तों। और यह जो है वो अर्धविकसित देशों में किस प्रकार लागू होता है ना, और किस प्रकार ये जो लेविस का मॉडल होता है वो कार्य करता है दोस्तों। तो देखते हैं लेविस का मॉडल। तो अल्प विकसित देशों में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो पूंजी की कमी होती है ना। अल्प अल्प विकसित जो देश होते हैं उनमें उन देशों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो क्या होती है, पूंजी की कमी होती है। इन देशों में बचत कम होने से निवेश क्या होती है, निवेश का जो स्तर होता है कम होता है। और इनसे पूंजी का निर्माण कम होने से इन देशों में पूंजी की कमी कमी होती है, जिससे देश विकास नहीं कर पाता है दोस्तों। जाहिर सी बात है ना। जिन देशों में क्या होगी, पूंजी की कमी होगी, इन देशों में बचत भी कम होगा, है ना। बचत भी कम होगा और बचत भी कम होगा, है ना। पूंजी निर्माण का स्तर भी कम रहेगा और उससे क्या होगा, निवेश कम होगा। तो विकास की जो प्रक्रिया होगी वो रुकी हुई रहेगी और ये देश फिर विकास कैसे करेंगे दोस्तों। तो वही बताते हैं ऑर्थर लुइस। आगे कहते हैं ऑर्थर लुइस, उन्होंने यह पाया है कि अल्पविकसित देशों में जो श्रम की जो पूर्ति होती है असीमित मात्रा में पाई जाती है। उनके अनुसार जो था अर्थ विकसित जो देश हैं वहाँ पर जो श्रमिक होते हैं बहुत ज़्यादा ही मात्रा में उपलब्ध रहते हैं ना। इसकी जो पूर्ति होती है असीमित होती है। अगला देखते हैं दोस्तों। लुइस ने इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर में उन्होंने बताया कि दोस्तों कि किस प्रकार जो होता है एक देश में असीमित जो श्रम को क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं ना। किस प्रकार उसका प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों, ये उन्होंने बताया है दोस्तों अपने लेख में। लुइस ने लुइस ने श्रम की असीमित पूर्तियों से आर्थिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो आर्थर लुइस थे वो श्रम के असीमित पूर्तियों से अपने आर्थिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों, जिसमें बोलते हैं कि एक देश में असीमित जो श्रम जो होती है, श्रम की पूर्ति का प्रयोग करके इन देशों में निवेश का दर 15 से 20% तक बढ़ाई जा सकती है। उनके अनुसार एक किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अल्प विकसित देशों में असीमित श्रम की जो पूर्ति का प्रयोग करके है इन देशों में निवेश का स्तर कितना 15 से 20% बढ़ा सकते हैं। और इससे इन देशों में पूंजी की निर्माण बढ़ेगा और विकास की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब ऑर्थर लुइस के मॉडल की मान्यता देख लेते हैं दोस्तों कि उनका क्या क्या मानना था। तो अल्पविकसित देशों में जो श्रम की जो पूर्ति होती है असीमित होती है। ऑर्थर लुइस का मानना था कि जो अल्पविकसित देशों में श्रम की जो पूर्ति होती है असीमित होती है दोस्तों। दूसरा, अल्पविकसित देशों में छिपी हुई बेरोजगारी होती है, और जहाँ पर श्रम की जो पूर्ति होती है ज़्यादा होगी वहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी होगी दोस्तों। तीसरा है, अल्पविकसित देशों में जो जीवन निर्वाह मजदूरी स्तर पर श्रम की पूर्ति पूर्णतः लचदार होती है। और जीवन निर्वाह क्षेत्र में जो दोस्तों जहाँ पर भी श्रम की जो मजदूरी दर जो होती है दोस्तों, कम होने पर, है ना, क्या होती है, श्रम की जो मात्रा होती है ना उसमें परिवर्तन आ जाता है। जो काम करने में जो श्रम की जो संख्या होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। चौथा है दोस्तों, तीसरा, अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं दोस्तों। पहला पूंजीवादी क्षेत्र और दूसरा जीवन निर्वाह क्षेत्र। जो जीवन निर्वाह क्षेत्र है दोस्तों वो मुख्यतः कृषि से आधारित है ना दोस्तों। चौथा है, पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी दर निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी दर से अधिक होती है ना। और चौथा है, पूंजीवादी क्षेत्रों में जो मजदूरी दर होती है निर्वाह क्षेत्र से इनकी मजदूरी से अधिक होती है। पाँचवा है दोस्तों, निर्वाह क्षेत्र में निर्वाह स्तर पर जाकर मजदूरी स्थिर हो जाती है। जो पाँचवा है, जो निर्वाह क्षेत्र जो होता है दोस्तों उसमें जो निर्वाह स्तर पर जाकर जो मजदूरी दर होती है क्या हो जाती है दोस्तों, स्थिर हो जाती है, इससे कम नहीं किया जा सकता। अगला है दोस्तों, अकुशल श्रमिकों का जो प्रशिक्षण और कुशलता की बढ़ाने का जो लागत होता है स्थिर माना। जो लेविस थे इनके अनुसार जो भी निर्वाह क्षेत्र से जो श्रमिक होते हैं उसको पूंजीवादी क्षेत्र में लाने के लिए जो उनका जो लागत होता है ना, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ने में उनके अनुसार किसी प्रकार का अतिरिक्त क्या होता है, लागत नहीं होता। वो जो लागत होता है स्थिर होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, पूंजीवादी क्षेत्रों में अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर उत्पादन बढ़ाया जाता है। पूंजीवादी क्षेत्र में क्या अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर ही उत्पादन को बढ़ाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पूंजीवादी क्षेत्रों में पुनर्उत्पादकीय और श्रम की सहायता से उत्पादन किया जाता है। और पूंजीवादी क्षेत्र में क्या होता है, जब तक लाभ मिलता रहेगा दोस्तों तब तक क्या होगा,
उसी पूंजी को दोबारा निवेश किया जाएगा और इससे क्या होगा, लगातार उत्पादन की जो प्रक्रिया का कार्य है वो हमेशा चलता रहेगा दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, निर्वात क्षेत्र में पुनर्उत्पादकीय पूंजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो निर्वात क्षेत्र है दोस्तों उसमें पुनर्उत्पादकीय पूंजी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो निर्वात क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, लाभ बहुत कम होता है। लाभ कम हो जाने के लाभ कम होने के कारण उतना मात्रा में क्या होता है, पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे दोबारा उस पूंजी का क्या कर सके, निवेश कर सके दोस्तों, है ना, जिससे दोबारा उस पूंजी को उत्पादन के कार्य में लगाया जा सके। अगला है दोस्तों, निर्वात क्षेत्र में औसत उत्पादन जो होता है पूंजीवादी क्षेत्र की तुलना में काफ़ी कम होता है। निर्वात क्षेत्र में जो औसत उत्पादन होता है दोस्तों पूंजीवादी क्षेत्र की तुलना में बहुत ही कम होता है। अगला है दोस्तों, निर्वात क्षेत्र में मजदूरी जो औसत होती है ना, औसत उत्पादकता के क्या होती है, बराबर होती है दोस्तों, है ना। अब देखते हैं दोस्तों विकास की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार कार्य करती है दोस्तों, है ना। तो विकास की जो प्रक्रिया है दोस्तों, अल्प विकसित देशों में श्रम की जो पूर्ति होती है उसकी मांग से अधिक होती है। अल्प विकसित जो देश होते हैं वहाँ पर श्रम की जो पूर्ति है उसकी मांग से अधिक होती है दोस्तों, जिसके कारण देशों में बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी तथा छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी पूंजी निर्माण का आधार होता है, और यहाँ पर जो दोस्तों जो छिपी हुई बेरोजगारी जो होती है वही क्या होता है दोस्तों, पूंजी का निर्माण का आधार होता है दोस्तों। जैसे क्या होता है दोस्तों, निर्वात क्षेत्र में मान के चलो कि कोई है ना मजदूर काम कर रहा है, तो यहाँ पर जब काम कर रहा है तो यहाँ पर इसको कितना मिल रहा था, है ना, यहाँ पर जो मजदूरी दर जो मिल रहा था दोस्तों, है ना, जो 100 मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर जो पूंजीवादी क्षेत्र में क्या मिल रहा है दोस्तों, 150 मिल रहा है। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब निर्वात क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में जब जाता है ना, निर्वात क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में जाता है तो वहाँ पर उससे कम मिलता है, तो 150 से ना मिलकर 120 मिलेगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा 30 रुपये का क्या हो रहा है दोस्तों, पूंजी का निर्माण हो रहा है। तो वही बताता है दोस्तों कि जो अल्प विकसित देशों में जो छिपी हुई बेरोजगारी के कारण ही क्या होता है, पूंजी का निर्माण का आधार होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अल्प विकसित देशों में 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना दोस्तों। आर्थर लुईस का मानना था अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला तो पूंजीवादी क्षेत्र, जहां पर आय उत्पादकता और मजदूरी का स्तर अधिक होता है, जहां पर आय उत्पादन और मजदूरी का स्तर अधिक होता है। दूसरा क्षेत्र है दोस्तों निर्वात क्षेत्र, जहां पर आय उत्पादन और मजदूरी दर का जो स्तर होता है कम होता है दोस्तों। पूंजीवादी क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी, श्रमिकों का सीमांत उत्पादकता का शून्य होता है। पूंजीवादी क्षेत्र जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों उसमें जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है उसका सीमांत उत्पादकता क्या होता है, शून्य होता है। निर्वात क्षेत्र में केवल उतनी ही मजदूरी मिलती है जितनी लोगों के अपने निर्वाह ही कर पाते हैं, और जो निर्वात क्षेत्र होते हैं दोस्तों केवल उन लोगों को उतना ही मजदूरी मिलती है जितना कि वे लोग अपना निर्वाह कर सकते हैं। इसके विपरीत पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत जो होती है पूंजीवादी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होती है, मजदूरी अधिक होती है दोस्तों। अगला देखते हैं, विकास की प्रक्रिया तब तक शुरू होती है जब निर्वात क्षेत्र में कुछ श्रमिकों को पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जाता है। और जो विकास की जो प्रक्रिया कब शुरू होगी दोस्तों, जब निर्वात क्षेत्र से मजदूरों को पूंजीवादी क्षेत्र में क्या किया जाएगा, लगाया कार्य पर लगाया जाएगा दोस्तों, या इनको निर्वात क्षेत्र में से अधिक किंतु पूंजीवादी क्षेत्र से कम मजदूरी मिलती है दोस्तों। और ऐसा क्या होता है, जब निर्वात क्षेत्र से दोस्तों जब पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जाता है कार्य पर, तो इससे क्या होता है, जो निर्वात क्षेत्र से ज़्यादा मिलती है मजदूरी और पूंजीवादी क्षेत्र से मजदूरी कम मिलती है, लेकिन फिर भी इनकी जो सीमांत उत्पादकता होती है मजदूरी अधिक होती है, लेकिन फिर भी जो सीमांत उत्पादकता होती है इसकी मजदूरी से हमेशा क्या होती है, अधिक होती है दोस्तों। इससे पूंजीवादी को लाभ बढ़ जाते हैं, और इससे क्या होता है, पूंजीवादी का लाभ बढ़ जाते हैं और पूंजी अधिक और उससे प्रेरित होकर वे अधिक निवेश करने लगते हैं और पूंजी निर्माण शुरू हो जाती है ना दोस्तों। अब जब निर्वात क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में आएगा मजदूर तो क्या होगा, वो तो स्टार्टिंग में तो निर्वात क्षेत्र से अधिक मजदूरी मिलेगा, लेकिन पूंजीवादी क्षेत्र में जो मजदूरी दर है उससे कम मिलेगा, और जो कम मिलेगा है ना, जो कम मिलेगा पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी और जो मिलता है पूंजीवादी क्षेत्र की मजदूरी में, इसी का जो अंतर होता है दोस्तों वही क्या करता है, पूंजी का निर्माण करता है, और उसी समय से पूंजी निर्माण शुरू हो जाता है दोस्तों। जब कुछ श्रमिकों को निर्वात क्षेत्र से निकालकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जाता है तब पीछे बचे श्रमिकों की औसत उत्पादकता बढ़ जाती है और साथ ही निर्वाह मजदूरी भी, है ना। जैसे जैसे निर्वात क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में क्या होता है, लगाया जाता है दोस्तों, तो उनकी जो पूंजीवादी क्षेत्र में जो श्रमिक आते हैं उनकी क्या होती है, मजदूरी बढ़ती है, और उससे क्या होती है, औसत उत्पादकता बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, इससे पीछे जो बचे लोग होते हैं, मतलब अब जो
आ गए, है ना, जो पूंजीवादी क्षेत्र में आ गए और जो निर्वात क्षेत्र वहाँ पर है तो उससे जो निर्वाह वाले क्षेत्र का जो मजदूर है वहाँ पर औसत उत्पादकता बढ़ जाएगी, क्योंकि इन मजदूरों को पूंजीवादी क्षेत्र में लाने से निर्वाह क्षेत्र में क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना उत्पादन पहले हो रहा था उतना उत्पादन अब भी हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, वहाँ पर जो है निर्वाह क्षेत्र के मजदूरों को जो होती है दोस्तों, वो क्या हो जाती है, उत्पादकता बढ़ जाती है और इसके साथ जो होता है निर्वाह मजदूरी भी बढ़ जाती है। और जब उत्पादकता बढ़ेगी दोस्तों तो निर्वाह मजदूरी भी बढ़ जाती है। जब निर्वाह मजदूरी बढ़ती है तो श्रमिकों की पूंजीवादी क्षेत्र के अधिक मजदूरी दर की मांग करने लगते हैं। जब निर्वाह क्षेत्र में, है ना दोस्तों, मजदूरी दर बढ़ेगी दोस्तों तो पूंजीवादी क्षेत्र है ये भी अपनी मजदूरी दर अधिक मांगने लगते हैं और अधिक मजदूरी देने से पूंजीपतियों को लाभ कम हो जाता है। और अधिक जब मजदूरी मिलने लगेगा मजदूरों को, जिससे पूंजीपतियों को लाभ कम हो जाएगा और पूंजी निर्माण साथ ही निवेश एवं पूंजी अधिकतम कम हो जाएगी। और साथ ही क्या होगा, जब अधिक मजदूरी दिया जाएगा तो पूंजी निर्माण भी कम हो जाएगा, निवेश भी हो जाएगा और पूंजी निर्माण के साथ निवेश कम होने से अधिक भी कम हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी पूंजीवादी क्षेत्र की मजदूरी की बराबर नहीं होती है। जो यह प्रक्रिया दोस्तों कब तक चलती रहेगी, जब तक निर्वाह क्षेत्र की जो मजदूरी दर है वो पूंजीवादी क्षेत्र के मजदूरी दर के क्या होते हैं, बराबर ना हो जाए। निर्वाह क्षेत्र में दोस्तों श्रमिकों से श्रमिक बंद ना करे और जो निर्वाह क्षेत्र है दोस्तों, श्रमिकों से जो श्रमिक है वो पूंजीवादी क्षेत्र में आना ना बंद करे। चलो देखते हैं दोस्तों, जो आर्थर लुईस है ग्राफ के माध्यम से क्या है देखते हैं। तो आर्थर लुईस ने ग्राफ के माध्यम से बताया दोस्तों कि जो OIX पर क्या लिया गया दोस्तों, मजदूरी की सीमांत उत्पादकता लिया गया दोस्तों और मजदूरी दर, है ना, और क्या लिया गया, मजदूरी लिया गया। और OX पर लिया गया दोस्तों कि श्रमिकों की संख्या लिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो OM का प्रयोग करते हैं ना दोस्तों, जब श्रमिकों की संख्या OM का मात्रा का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों OM उत्पादन करने के लिए, तो क्या होता है दोस्तों कि मजदूर जो OM श्रम की जो मजदूरी होती है कितने मिलती है दोस्तों, OMBW के बराबर मिलती है ना दोस्तों। लेकिन जो सीमांत उत्पादकता होती है क्या, M1 जो होती है दोस्तों, A से M1 यहाँ दिखलाया गया है दोस्तों, है ना, ये A जो है, A से जो M1 जो ये रेखा है दोस्तों यहाँ पर जो दिखलाया गया ये सीमांत उत्पादकता है ना दोस्तों पहला। तो इसमें क्या होती है दोस्तों कि OM श्रम की जो संख्या वहाँ पर मजदूरी दर कितनी मिल रही है OMW, लेकिन जो पूंजीपति को लाभ कितना हो रहा है AWB हो रहा है दोस्तों। अब जब लाभ AWB होगा दोस्तों तो फिर से इसी लाभ को क्या होगा, निवेश किया जाएगा दोस्तों और फिर से क्या होगा, श्रमिकों की जो मात्रा होगी क्या दोस्तों वो बढ़ाई जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो WW जो दोस्तों जो रेखा है वो क्या पूंजीवादी क्षेत्र दिया गया, ऐसा जो क्षेत्र है जो रेखा जो दोस्तों वो निर्वाह क्षेत्र गया है। अब जब AWB जो लाभ जो हुआ है दोस्तों फिर से इसको निवेश किया जाएगा तो क्या होगा, करने के लिए श्रम की जो मात्रा हो उसको बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। तो OM श्रम की मात्रा बढ़ी दोस्तों और इसके बदले में उसकी जो मजदूरी दर जो है दोस्तों ON, है ना, ON और DC है दोस्तों, है ONDC है दोस्तों, क्या है इसकी मजदूरी दर, जिसमें दोस्तों लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, लाभ इसको W, है ना, CWD हो रहा है दोस्तों। और इस प्रकार क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे लाभ होते जाता है पूंजीपति को लाभ बढ़ते जाता है दोस्तों और श्रमिकों की जो मात्रा बढ़ाने से क्या होता है, उत्पादन लगातार बढ़ते जाता है दोस्तों। और यह जो प्रक्रिया हमेशा चालू रहती है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, लाभ की जो मात्रा हमेशा क्या होती है, अधिक होती है, जिससे पूंजीपति को लाभ अधिक मिलती है, जिससे उसी पैसे को क्या करते हैं, पूंजी बचत करके पूंजी के रूप में निवेश करते हैं और ये उत्पादन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसका अंत किस प्रकार होता है। तो देखते हैं दोस्तों, बेरोजगारी की समाप्त होने पर मजदूरी की मांग बढ़ने से मजदूरी बढ़ेगी, है ना। जब किसी देश में, अब देखो दोस्तों, रोजगार सभी लोगों को किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार मिल गया, इसलिए निवेश लगातार हो रहा है, उत्पादन लगातार हो रहा है दोस्तों। लेकिन जब ऐसा प्रक्रिया हो जाता है दोस्तों तो बेरोजगारी समाप्त हो जाती है ना, बेरोजगारी समाप्त हो जाती है, कोई बेरोजगार नहीं रहता और मजदूरी दर की जो मजदूरी होती है क्या होती है, मजदूरी की जो मांग होती है बढ़ जाती है ना, मजदूरों की जो मांग होती है बढ़ जाती है दोस्तों। और जिससे लाभ समाप्त हो जाएगी,
जीवन निर्वाह क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव कम हो जाता है दोस्तों। और जीवन निर्वाह क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव कम हो जाता है, वहाँ मजदूरी बढ़कर पूंजीवादी मजदूरी के बराबर हो जाती है। और क्या होता है दोस्तों, जब रोजगार सभी को मिलने लगता है दोस्तों, तो जो पूंजीवादी जो क्षेत्र है उसकी मजदूरी के बराबर निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी हो जाती है ना। जिससे क्या होता है, लाभ समाप्त हो जाता है। लाभ समाप्त हो जाने से अधिक समाप्त हो जाएगा दोस्तों। निर्वाह क्षेत्र में अच्छी तकनीकों का प्रयोग होने लगता है। वहाँ से सीमांत उत्पादकता बढ़ने से क्या होता है, मजदूर भी जो होते हैं मजदूरी की अधिक मांग करने लगते हैं और पूंजी अधिक समाप्त हो जाता है ना दोस्तों। जब जब भी जितने भी बेरोजगार है ना, जितने भी बेकार के जो मजदूर है वो सभी इस काम पर लगा दिए जाएंगे दोस्तों, तो बेरोजगारी खत्म होगी। बेरोजगारी खत्म होगी, सब काम पर लग जाएंगे, और सब काम पर लग जाएंगे जिससे अच्छे तकनीक का प्रयोग होगा तो सीमांत उत्पादकता बढ़ेगा। और सीमांत उत्पादकता बढ़ेगा तो मजदूर क्या होंगे, अपनी मजदूरी को बढ़ाने की मांग करेंगे, मजदूरी बढ़ा के मांगेंगे, जिससे लाभ कम होगा। लाभ कम होने से क्या होंगी दोस्तों, निवेश जो होती है, निवेश की जो प्रक्रिया होती है रुक जाएगी दोस्तों, है ना। पुनः जो निवेश करने की जो प्रक्रिया रुक जाएगी। जैसे देखते हैं दोस्तों, यदि किसी अनाज की मांग बढ़ जाती है तो उससे अनाज की जो होती है वो कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है ना। कीमतें बढ़ जाती है। यदि अनाज की मांग बढ़ जाती है दोस्तों, उससे अनाज की जो कीमतें होती हैं बढ़ने से पूंजीवादी क्षेत्रों के श्रमिक की अधिक मजदूरी की मांग करने लगते हैं और यह अधिक ही समाप्त हो जाता है। जब किसी भी देश में जब अनाज की क्या होती है, मांग बढ़ जाती है दोस्तों, तो उससे अनाज की जो कीमत होती है वो भी बढ़ने से क्या होता है, पूंजीवादी क्षेत्र के श्रमिकों को अधिक क्या होता है, पूंजीवादी जो क्षेत्र होते हैं उनके श्रमिकों को अधिक मजदूरी की मांग करने लगते हैं दोस्तों, और अधिक समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे जो होती है क्या होती है दोस्तों, जो निवेश बंद हो जाता है दोस्तों, और जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। लेकिन आर्थर लुईस ने विकास की प्रक्रिया को कैसे जारी रखे, उन्होंने यह भी बताया दोस्तों। तो विकास की प्रक्रिया जो होती है खुली अर्थव्यवस्था में दो तरीकों से क्या किया जा सकता है, विकास की प्रक्रिया जारी रखा जा सकता है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों श्रमिकों का प्रवास, है ना। श्रमिकों का प्रवास दोस्तों, तो जिस देश में श्रमिकों की जो इस देश में श्रमिकों की क्या होती है दोस्तों, श्रमिकों की मांग होती है, उन देशों में विशेष प्रकार के सुविधाओं का देकर क्या होता है, श्रमिकों का प्रवास करवाया जा सकता है दोस्तों। जिससे क्या होगा, श्रमिक जो है श्रमिक जो है कम मजदूरी दर पर जब श्रमिक वहाँ पर काम करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, उस देश के पूंजीपति को क्या होगा, अधिक लाभ प्राप्त होगा। और लाभ जब प्राप्त होगा तो पुनः निवेश होगा, और यह निवेश फिर दोबारा उत्पादन करने में लगाया जाएगा दोस्तों, है ना। अधिक लाभ को दोबारा उत्पादन करने के लिए निवेश किया जाएगा दोस्तों। वो विकास की प्रक्रिया इससे क्या होगी, हमेशा जारी होगी दोस्तों। लेकिन यह जो है यह जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये कब होगी, जब श्रमिकों को क्या किसी विशेष प्रकार का सुविधा मिले, तभी क्या होंगे दोस्तों, श्रमिक जो होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास होंगे। दूसरा है दोस्तों विकास की जो प्रक्रिया का चालू रखने का, पूंजी का निर्यात है दोस्तों, है ना। तो पूंजी का निर्यात भी बहुत अहम भूमिका होता है दोस्तों विकास की प्रक्रिया को चालू रखने के लिए। क्योंकि जब किसी देश में क्या होता है, जब किसी देश में बेरोजगारी समाप्त हो जाती है दोस्तों, है ना। जब किसी देश में बेरोजगारी समाप्त हो जाती है दोस्तों, सब रोजगार, है ना, सब रोजगार पर लग जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबकी क्या होती है, सबकी जो आय होती है वो बढ़ जाती है दोस्तों। अब आय बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, जो मजदूर होते हैं पूंजीपतियों से, है ना, पूंजीपतियों से उद्योगपतियों से अधिक मजदूरी की मांग करने लगते हैं। जिससे पूंजीपति क्या होते हैं, पूंजीपति को लाभ कम होने लगता है। तो इससे पूंजीपति को क्या करना चाहिए, किसी दूसरे देश में अपने पैसे को, है ना, अपने पैसे को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वे पूंजीपति उद्योगपति किसी दूसरे देश में उसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, है ना, इन्वेस्ट करेंगे तो निवेश करेंगे। जिससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगी, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी पुनः। और जिससे क्या होगा कि यहाँ के लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार होने लगेंगे। अब बेरोजगार होने लगेंगे तो जिससे लोगों की मजदूरी दर जो होगा कम होगा। लेकिन जब दूसरा हो जाएगा, इससे क्या होगा, अब जो लोग हैं कम मजदूरी दर कम होने से क्या होगा दोस्तों, अब ये कम मजदूरी पर काम करने में क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, है ना, मंजूरी कर लेंगे, कम ही मजदूरी पर काम करने लगेंगे। जिससे क्या होगा कि पुनः से फिर देश में इन लोगों को, है ना, रोजगार देख के इस प्रक्रिया को हमेशा चलाया जाए दोस्तों। तो जहाँ पर, है ना दोस्तों, जहाँ पर कम लेबर कॉस्ट रहेगा दोस्तों, तो वहाँ पर हम पूंजी का क्या करेंगे, निर्यात
कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से जो है दोस्तों विकास की जो आर्थर लुइस का है मेन कहना है कि जो उद्योगपति जो श्रमिक होते तब तक जो क्या करेंगे, निवेश करेंगे जब तक उनका जो लाभ हो हमेशा क्या होगा, अधिक रहेगा, है ना। जो हमेशा लाभ है हमेशा बढ़ता रहेगा, तभी तक वो क्या करेंगे, निवेश करेंगे दोस्तों। और जो लुइस का कहना था जो श्रमिक है दोस्तों वो कृषि क्षेत्र से, निर्वाह क्षेत्र से क्या पूर्ण रूप से क्या रोजगार पूंजीवादी क्षेत्र में आ जाए, है ना, जिससे श्रमिकों का क्या विभाजन हो जाए, है ना, निर्वाह क्षेत्र एवं पूंजीवादी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों।